सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक से संबंधित लगभग मैटर कल के सेशन में हम कवर कर चुके थे, लगभग 80 प्रश्न, और कुछ एक नेताओं से संबंधित प्रश्न जो बचे थे वो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुखदेव और रास बिहारी बोस। सुखदेव और रास बिहारी बोस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह, कॉमरेड रामचंद्र और भगवती चरण वोहरा, इन चार व्यक्तियों ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था। सुखदेव, भगत सिंह, कॉमरेड रामचंद्र और भगवती चरण वोहरा, इन चार व्यक्तियों ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। सुखदेव पर न्यायालय में लाहौर षड्यंत्र केस के नाम पर मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम पर सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ लाहौर जेल में फांसी दी गई। इन तीनों को एक साथ 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल के अंतर्गत फांसी दी गई। किनको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई? अगला जो क्वेश्चन है, चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने की जो योजना है वह किस शख्स ने बनाई थी? तो ये थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने 23 सितंबर, ये दिसंबर है, 23 दिसंबर 1912 को कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का दिन तय किया। कोलकाता जो पहले राजधानी थी वहाँ से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का जो दिन तय किया, कौन सा दिन? 23 दिसंबर 1912। ये किसने किया? रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट देखिए, किसने सबसे पहले यह नारा बुलंद किया था कि एशिया एशिया वासियों का है? एशिया सिर्फ एशिया वासियों का है। तो ये व्यक्ति थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस, जिन्होंने कहा एशिया एशिया वासियों का है। 1942 ईस्वी में टोक्यो, जो कि जापान देश में, भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने। जापान में प्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? दिसंबर 1941 में रास बिहारी बोस, दिसंबर 1941 में रास बिहारी बोस ने जापान में प्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और कैप्टन जो मोहन सिंह थे वो इसके प्रधान नियुक्त किए गए थे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 1941 में रास बिहारी बोस ने जापान में प्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट देखिए, रास बिहारी बोस को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन एक सम्मान है। इस सम्मान से नवाजा था। किसने नवाजा था? जापान की सरकार ने। जापान की सरकार ने रास बिहारी बोस को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन इस सम्मान से नवाजा था। रास बिहारी बोस का देहांत किस स्थान पर हुआ? जापान में हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी 1945 को। 21 जनवरी 1945 को जापान में रास बिहारी बोस का, ये रास बिहारी जो बोस है इनका देहांत हुआ था। फिर बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 1897 और मृत्यु 1945। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897, कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। 23 जनवरी 1897 कटक नामक स्थान पर उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। सुभाष चंद्र बोस के माता पिता का नाम बताइए। तो देखिए, इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और माता इनकी थी प्रभावती बोस। पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती बोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति निस्संदेह सुभाष चंद्र बोस ही थे। गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति निस्संदेह सुभाष चंद्र बोस ही थे। किसने कहा था ये कथन? तो ये कथन है आर.सी. मजूमदार का। आर.सी. मजूमदार का। नेक्स्ट आगे देखिए, कोलकाता के युवकों ने नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार बोस के नेतृत्व में किया था। कोलकाता के जो युवक है इन्होंने नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार द्वारा 11 बार गिरफ्तार किया गया। ये एक फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो कालखंड रहा, जो समय रहा, उसमें सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार द्वारा कितनी बार गिरफ्तार किया गया? 11 बार गिरफ्तार किया गया साहब, ध्यान में रखिएगा, 11 बार। सुभाष चंद्र बोस 1925 से 1927 के मध्य तक किस जेल में नज़रबंद रहे? तो ये जेल थी म्यांमार की जो मांडले जेल है, बर्मा की, इस मांडले जेल में नज़रबंद रहे थे सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित स्वराज्य दल की गतिविधियों में बोस ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। चित्तरंजन दास द्वारा जो स्थापित दल है स्वराज दल, इसकी गतिविधियों में सुभाष चंद्र बोस ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज्य दल के किस दैनिक समाचार पत्र के व्यवस्थापक के रूप में कार्य किया? सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज्य दल के किस दैनिक समाचार पत्र के व्यवस्थापक के रूप में कार्य किया? तो ये समाचार पत्र था फॉरवर्ड। कौन सा था? फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। भारत की जो राजनीति है उसमें अपनी सक्रिय भूमिका को निभाने के लिए, अपना रोल अदा करने के लिए इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया। कोलकाता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त इनको किया गया था। ये कुछ फैक्ट है, देखिए कथन वाले क्वेश्चन में इस प्रकार के फैक्ट आते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को 1930 में नगर निगम कोलकाता का महापौर निर्वाचित किया गया। सुभाष चंद्र बोस को 1930 में किस नगर निगम का महापौर नियुक्त किया गया था? तो ये ध्यान में रखिएगा, कोलकाता नगर निगम का। सुभाष चंद्र बोस दिसंबर 1929 में एटक के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस दिसंबर 1929 में एटक के अध्यक्ष बने और 1931 तक इस पद पर रहे। 1931 तक इस पद पर रहे और दिसंबर 1929 में एटक जो एक संस्था है इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934। द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 ये सन 1934 में प्रकाशित हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को 2 बार, कितनी बार? 2 बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सबसे पहले इनको 1938 हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और दूसरी बार 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष ये चुने गए। तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कितनी बार बने थे? 2 बार। महात्मा गांधी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने
अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा यानी त्यागपत्र दे दिया था। और ये जो अधिवेशन था ये त्रिपुरी वाला अधिवेशन ही था 1939 में। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1939 में। 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में नेताजी के उपनाम से विख्यात थे। जर्मनी में नेताजी के उपनाम से ये विख्यात थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर पहली बार गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन प्रयुक्त किया। पहली बार महात्मा गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन का प्रयोग किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर 6 जुलाई 1944 को। तो ये ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपिता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब देखिए, ये भारत का इतिहास कक्षा 12 की बुक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा ये संचालित बुक्स है। भारत का इतिहास की ये बुक है। इस बुक से हमने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, इन तीनों से संबंधित इस बुक में क्या कुछ मैटर दिया हुआ है, थोड़ा सी वो नज़रों से निकालते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जन्म हुआ 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है इसके भाभरा गांव में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था। इनके पिता सीताराम तिवारी, पिता का नाम क्या है? सीताराम तिवारी, और माता का नाम है जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी थी। अपने घर को छोड़कर काशी आ गए और संस्कृत विद्यालय में पढ़ने लगे। इन्होंने बनारस में रहते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा पकड़े जाने पर जब मजिस्ट्रेट ने इनसे जानकारी मांगी, इन्होंने देखिए बनारस में रहते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। कहाँ पे रहते हुए? बनारस में रहते हुए इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इसी दौरान ये पकड़े गए थे। तो जब ये पकड़े गए तो मजिस्ट्रेट ने इनसे कुछ जानकारी मांगी, तब इन्होंने अपना नाम क्या बताया? आज़ाद बताया था। इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। असहयोग आंदोलन के तहत जब ये पकड़े गए तब इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। पिता का नाम क्या बताया? स्वतंत्रता। वाह, देखिए, पिता का नाम स्वतंत्रता, अपना नाम आज़ाद बताया। निवास स्थान क्या बताया? कारागार। बहुत ही बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है ये। अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता बताया, निवास स्थान कारागार, जेल को बताया। मजिस्ट्रेट ने इस बालक को 14 बेत की सजा सुनाई। कितने बेत की? 14 बेत की सजा सुनाई। बेत पढ़ते समय इन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। वीरता के लिए बनारस में इनका अभिनंदन किया गया और काकोरी ट्रेन लूट एवं सैंडर्स हत्याकांड में आज़ाद ने भूमिका निभाई थी। दोनों ध्यान में रखिएगा, काकोरी कांड और सैंडर्स हत्याकांड में इनकी भागीदारी थी। दोनों में इनकी भागीदारी थी। इनके नेतृत्व में दिसंबर 1930 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने दिल्ली के निकट वाइसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को
इनकी वाइसराय जो लॉर्ड इरविन है, इनकी रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया, किंतु वाइसराय इसमें बच गया था। वाइसराय इसमें बच गया था। फिर आगे देखिए, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है, अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज से बातचीत के समय इन्हें एक भेदिये ने पहचान लिया और पुलिस को सूचित किया गया तथा यहाँ पे जो गोलीबारी हुई, इस अल्फ्रेड पार्क में जो गोलीबारी हुई थी, इसी के तहत जब पुलिस अधीक्षक, कौन थे पुलिस अधीक्षक, देखिए नाट बावर, पुलिस अधीक्षक थे नाट बावर ने इन्हें घेर लिया। इस पार्क में नाट बावर ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने बड़ी वीरता से पुलिस का सामना किया और इन्होंने अपने पास आखिरी गोली जो इनके पास बची थी वो दे के अपनी कनपट्टी पर गोली चलाकर मृत्यु को वरण कर लिया। इन्होंने अपने पास आखिरी गोली बची दे के अपनी कनपट्टी पर गोली चलाकर मृत्यु को वरण किया। अंग्रेज सरकार आज़ाद को जीवित रहते हुए पकड़ नहीं सकी थी। तो अल्फ्रेड पार्क में गोलीबारी के दौरान आज़ाद साहब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भगत सिंह। भगत सिंह, भगत सिंह का जन्म 23 सितंबर 1907 को, 23 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक स्थान पर हुआ। जन्म कहाँ हुआ? 23 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिला और बंगा नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती देवी। पिता का नाम किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती देवी। राष्ट्रभक्ति की भावना इन्हें विरासत में मिली थी और इनके चाचा कौन थे? अजीत सिंह। इनके चाचा अजीत सिंह एवं स्वर्ण सिंह, दो चाचा थे इनके, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, क्रांतिकारी थे दोनों ही। देश के लिए जेल जा चुके थे। अजीत सिंह लाला लाजपत राय के साथ मांडले जेल में रहे। इनके जो चाचा थे अजीत सिंह, ये लाला लाजपत राय के साथ मांडले जेल में रहे। जिस दिन अजीत सिंह जेल से छूटकर आए उसी दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था। जिस दिन इनके चाचा अजीत सिंह जेल से छूटकर आए उसी दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम भाग्य वाला यानी भगत सिंह रखा। इन्होंने लाहौर के DAV कॉलेज में अध्ययन किया था। लाहौर के DAV दयानंद एंग्लो जो कॉलेज थी, दयानंद एंग्लो वेदांत जो कॉलेज है, इसमें इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट आगे देखिए, लाहौर में सचिंद्र सान्याल से मिलने के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए और सचिंद्र सान्याल ने इन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए कानपुर भेजा था। सचिंद्र सान्याल ने इनको क्रांतिकारियों का जो प्रशिक्षण है वो देने के लिए कहाँ पे भेजा था? कानपुर में। कानपुर में भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र, कौन सा था? प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो समाचार पत्र है प्रताप में बलवंत के नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी का जो समाचार पत्र प्रताप, उसमें किस नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे थे? तो ये लिखे थे बलवंत के नाम से। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में बलवंत के नाम से इन्होंने लेख लिखे। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा का गठन कर क्रांतिकारियों से संपर्क इन्होंने किया। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और सैंडर्स हत्याकांड एवं केंद्रीय विधानसभा बमकांड में इनकी प्रमुख भूमिका थी। सैंडर्स हत्याकांड और केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका गया, इनमें भगत सिंह की सक्रिय भूमिका थी और इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। लाहौर षड्यंत्र जो केस था, इसमें भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। फिर देखिए, महाराष्ट्र के राजगुरु जब वीर सावरकर का भाषण सुनने के लिए काशी विश्वविद्यालय में गए थे,
तब इनकी भेंट भगत सिंह से हुई थी। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, आगे देखते हैं। एक देखिए, आज़ाद जो हिंद फौज है, इससे संबंधित थोड़ा सी देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में, द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में जापानियों ने उत्तर मलया में ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद मलया में कैप्टन मोहन सिंह के मन में आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार आया। कैप्टन मोहन सिंह के मन में ब्रिटिश भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय सैनिकों के साथ जापानी फौज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को जापानी मेजर फुजीहारा ने कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया था। 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई थी। 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। बैंकॉक सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि भारतीय सैनिकों एवं पूर्व एशिया के भारतीय नागरिकों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेना बनाई जाए और 1 सितंबर 1942 को भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। इसकी पहली, ये जो आज़ाद हिंद फौज है, देखिए इसकी पहली डिवीजन के गठन के साथ ही नियमितः इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को हो गई। 1 सितंबर 1942 की स्थापना हो गई। रास बिहारी बोस द्वारा निमंत्रण मिलने पर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पनडुब्बी द्वारा जापान गए और जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान के टोक्यो शहर में पहुंचे थे। टोक्यो शहर में सुभाष चंद्र बोस पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और यहां 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्व एशिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बने और सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के केथ हॉल में अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के समक्ष दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के समक्ष दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है और राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है और राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून एवं सिंगापुर में बनाया गया। गांधी, सुभाष और नेहरू ब्रिगेड बनाई गई। झांसी रानी रेजिमेंट के रूप में महिलाओं का दल बनाया गया था। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म उड़ीसा में हुआ, कटक नामक स्थान पर। पिता का नाम जानकीदास और माता प्रभावती थी।
इनकी प्राथमिक शिक्षा भी कटक में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और आईसीएस जैसी नौकरी छोड़कर इन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास। तो जन्म ध्यान रखिएगा, जन्म स्थान कटक ध्यान में रखिएगा। कटक में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास, जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने कार्य किया था। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन में बड़ी सक्रियता से भाग लिया। दिसंबर 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर दिसंबर 1921 में इनको गिरफ्तार कर 6 माह की, कितने माह की? 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने पर इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। जब चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, तब इन्होंने स्वराज्य दल के विचारों का प्रचार किया। 1924 ईस्वी में चित्तरंजन दास के कलकत्ता के महापौर बने। 1924 ईस्वी में चित्तरंजन दास के कलकत्ता के जो महापौर बनने पर इन्हें कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस को 1924 में चित्तरंजन दास तो कलकत्ता के महापौर बने और सुभाष चंद्र बोस को इस कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बनाया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार इन्हें गिरफ्तार कर क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार इन्हें गिरफ्तार कर, आगे देखिए, इनको गिरफ्तार कर लिया। इन्हें 3 वर्ष के लिए बर्मा के मांडले जेल में निर्वासित कर दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए बर्मा की मांडले जेल में इनको निर्वासित कर दिया गया। इन्होंने 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का विरोध किया और पूर्ण स्वाधीनता दिए जाने की बात कही। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और अगले वर्ष कांग्रेस का जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ 1939 में, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये हमने पहले देखा था कि कांग्रेस के 2 बार ये अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने महात्मा गांधी की प्रत्याशी जो पटाभी सीतारामैया था, इनको पराजित किया और कांग्रेस कार्यकारिणी में गांधी के समर्थकों का बहुमत था। महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस के वैचारिक मतभेद थे महात्मा गांधी से। कांग्रेस की कार्यकारिणी से मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। त्रिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद इस्तीफा दिया कांग्रेस पद से, तब अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। और मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक नया दल फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? मई 1939 में। सुभाष चंद्र बोस को आगामी 3 वर्षों के लिए कांग्रेस के किसी भी निर्वाचित पद के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भारतीयों से अंग्रेजों को सहायता न देने की अपील की। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों से अपील की कि अंग्रेजों की सहायता न करें। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के विरोधी देशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के पक्षधर थे। 2 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस पर इन्हें जेल से रिहा कर कलकत्ता के एलिगन रोड पर स्थित इनके घर पर कड़े पहरे के साथ नजरबंद कर दिया गया। 16 जुलाई 1941 को ये अंग्रेजों को चकमा देकर घर से निकल गए। ये पठान के वेश में छुपते हुए काबुल पहुंचे। वहां से रूस होते हुए जर्मनी के बर्लिन शहर में ये पहुंचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात कहाँ पे की? जर्मनी में। और जर्मनी में ही इन्हें नेताजी कहकर पुकारा गया। जर्मनी में इन्हें नेताजी कहकर पुकारा गया।
रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे। किसके निमंत्रण पर? देखिए एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे थे और आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। जापानी सूत्रों के अनुसार वायुयान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945, डेट ध्यान में रखिएगा, 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई, किंतु इनकी मृत्यु को लेकर संशय की स्थिति आज भी बनी हुई है। तो साथियों यह था आज का जो मैटर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो ये भारत का इतिहास की बुक है, यहाँ से कुछ ये पॉइंट थे जो हमने आपके साथ साझा किए। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।